नमस्कार छात्रों। इंदुभाई भदाने प्रतिष्ठान संचालित मुक्तांगन सेमी इंग्लिश एंड जूनियर कॉलेज बोरकुन तहसील तथा जिला धुलिया से मैं दिनेश धाकड़ कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहता हूँ। उसमें जो पाठ्यक्रम में जो पहला भाग दिया गया है उसमें पहली जो है कविता है चांदनी रात। ये कविता विशेष तौर पर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इनके बारे में अगर कहा जाए तो इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है और इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियां है साकेत महाकाव्य है, यशोधरा जयद्रथ वध है, पंचवटी भारत भारती यह खंड काव्य है। प्रस्तुत कविता जो है चांदनी रात, यह कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य के साथ वर्णन किया गया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। छात्रों, इसकी विशेषता यह है कि ये जो कविता लिखी गई है जब प्रभु श्री राम सीता मैया और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के लिए जब निकले थे, उस समय रास्ते में नासिक शहर में वो रुके थे और जब वो रुके थे उस समय पूर्णिमा की रात थी और उसी पूर्णिमा की रात का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर किया है। तो देखते हैं छात्रों कविता। पहले हम कविता सरलता से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका भावार्थ जान लेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाती है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप चलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। छात्रों, यह कविता जो है, इस कविता की विशेषता यह है कि चांदनी रात का वर्णन तो किया ही है, पर साथ में प्रभु श्री राम वहाँ पर जो स्थित है उनका भी निर्देश आखिरी 2-3 पंक्ति में कवि ने दिया है। पहले 4 पंक्तियों का हम भावार्थ जानेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु का मतलब है सुखद,
सुंदर। तो पहली पंक्ति कह रही है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है वह सुंदरता से सुखद अनुभव देते हुए वह चारों ओर फैला है, और वह जिस तरह से छोटे बालक उपवन में खेलते हैं उस तरह से ये जो प्रकाश फैला, ये जो किरणें फैली हैं वह जल थल में खेल रही है, ऐसा कवि अपने कल्पना से कह रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कह रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी है। आपने अगर पूर्णिमा के दिन अगर आकाश में निरीक्षण किया हो तो आपको ये नज़र आएगा कि पूरी तरह से चांदनियाँ हमें नज़र आती है, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह से वहाँ पर अपना प्रकाश फैलाता है और उसके प्रकाश के कारण चारों ओर हमें चांदनी नज़र आती है। तो कवि कह रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बिछाई गई है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने, जैसे हम कई फूलों का बिछावा करते हैं, कई सजावट करते समय हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको सजाने की कोशिश करते हैं, बिछाकर उसको रखते हैं, उसी तरह से प्रकृति ने इन चांदनी को बिछा कर रखा है। और कहाँ रखा है? अवनी और अंबर तल में। यहाँ पर कवि ने ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आकाश में ये जो चांदनी बिछी हुई है, ये अंबर मतलब आकाश में इस तरह से बिछा के रखी है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे सजावट की गई है, और सजावट करने के हेतु यहाँ पर ये सारी चांदनियाँ रखी गई है, ऐसा कवि का भावार्थ है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक का अर्थ है हर्ष, रोमांच। तो कवि कह रहे हैं पुलक प्रकट करती है धरती। धरती क्या कर रही है? हर्ष, रोमांच, खुशी वहाँ पर प्रकट करने की कोशिश कर रही है। कौन से माध्यम से? हरित तृणों की नोकों से। चंद्रमा का प्रकाश उस पेड़ों पर, छोटे छोटे तृणों पर पड़ा हुआ है, और वह छोटे छोटे तृण वहाँ पर क्या हो रहे हैं? प्रकाशित हो रहे हैं, खुशी से लहरा रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि धरती हरित तृणों की नोकों से उसकी खुशी वहाँ पर हमें दे रही है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु का मतलब है वृक्ष। तो कवि कहते हैं कि इस चांदनी रात में सिर्फ चांदनियाँ बिखी हुई नहीं है, तो छोटी सी मंद पवन की झोंके भी चल रही है, और इस वजह से धरती पर जो छोटे छोटे तृण हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, वह भी झूम रहे हैं। किस कारण झूम रहे हैं? तो हर्ष से झूम रहे हैं, रोमांच से झूम रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। उनको भी खुशी हुई है कि आज अंबर में क्या है? पूरी तरह से चंद्रमा फैला हुआ है, और चंद्र का पूरा प्रकाश होने के कारण सारा दृश्य ऐसा बन गया है कि चांदनी बिछी हुई है और चारों तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ है। आगे कवि कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि यही वह स्वच्छ चांदनी है। यही जो हम देखते हैं अंबर में, चांदनी तो हर रोज होती है, पर चांदनी को पूरी तरह से प्रकाशित जो पूनम का चंद्रमा हुआ है, पूर्णिमा का चंद्रमा हुआ है, उसके कारण उसके प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, और इसलिए स्वच्छंद सुमंद गंध वह सब तरफ ऐसा लग रहा है कि चारों ओर सारे दिशाओं को खुशी हुई है, और वह स्वच्छंदता से बिल्कुल खुशी से झूम रहे हैं, लहर रहे हैं, और अपना फूल भी जो है, फूल भी अपना सुगंध चारों ओर फैला रहे हैं। और वह कहते हैं कि निरानंद है कौन दिशा, प्रश्न पूछा गया है, ऐसी कौन सी दिशा है कि जिसको आनंद नहीं हुआ है। निरानंद का मतलब आनंद बिना। ऐसा कौन सी दिशा है कि जिस दिशा में आनंद का वातावरण नहीं मिला है, खुशी का माहौल नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई भी दिशा नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसलिए वहाँ पर प्रश्न पूछा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि कह रहे हैं कि आज भी नियति नटी, भले हम हमारे जो भी रेगुलर प्रोग्राम होते हैं या फिर हम हमारे दैनिक कार्य में हमारी खंडता हो जाती है, कभी कभी
दैनिक कार्यों में हमारे से कोई ना कोई गलतियां होती है, पर नैसर्गिक रूप से प्रकृति के माध्यम से कोई भी गलती होती नहीं है। अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, जो भी है, जो भी दृश्य वहाँ पर होना चाहिए। पूनम 15 दिन के बाद पूनम आती है, उसके बाद 15 दिन के बाद अमावस आती है। ये जो निश्चितता है, इसमें कोई भी बदल नहीं होता है। रात होने के बाद सूरज निकलता है, सुबह होती है, सूरज जब शाम होती है वह ढलता है, अंधेरा होता है। ये सारी बातें नियति की तय हुई है, और ये जो तय हुई बातें हैं वह कभी भी टलती नहीं है, कभी भी गलत होती नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं बंद नहीं, अब भी चलते हैं, अब भी चल रहे हैं। ये हजारों साल पुरानों से चलते आए हैं और आज भी वह चल रहे हैं। नियति नटी के कार्यकलाप, उसका जो कार्य है वो बिना रुके, बिना कुछ उसमें रुकावट आते हुए वो सारी आज भी नियमितता से चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। और जब प्रकृति ये सारा अपना कार्य कर रही है तो वह एकांत भाव से कर रही है, कभी किसी के तरफ शोर वगैरह मचाती नहीं है, कभी वह मैं ऐसा कर रही हूँ ऐसा कभी जोर जोर से आकर किसी को बताती नहीं है। तो प्रकृति अपना कार्य जो है नियमितता से शांत रूप से कर रही है, और वह भी चुपचाप से कर रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि कोई भी वह कार्य करते हैं तो पहले जोर शोर से लोगों को बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। पर यहाँ पर कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम नियमितता से शुरू है, और बिना रुके हुए उसका कार्य अभी भी चालू है, आज भी चालू है, हजारों सालों से वह होता आ रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, है बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि ने मोती जो है ये चांदनियों को उपमा दी गई है, और फिर कहते हैं कि है बिखरे देती है वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ है अपनी पृथ्वी, अपना जिसे हम कहते हैं कि अवनी धरती, वसुंधरा। तो धरती क्या करती है, आकाश में सजावट लाने के लिए क्या करती है बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब चारों ओर शांति फैल जाती है, सब सो जाते हैं, रात में सन्नाटा छा जाता है, उस समय ये धरती, ये प्रकृति क्या करती है, ये प्रकृति अंबर में इस तरह से मोती बिछाकर रख देती है। चांदनियों को मोती की तरह चमकते हुए, इसलिए मोती की उपमा दी गई है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि कहते हैं कि ये धरती तो सजावट तो कर लेती है, पर जैसे हमारे घर में कोई कार्य होता है तो हम सब चारों ओर सजावट करते हैं, और फिर कार्य खत्म हो जाने के बाद वो पूरा निकाल लेते हैं। उस तरह से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि रात में प्रकृति तो चारों ओर सजावट करती है, मोतियों को बिखर देती है, पर जब सवेरा होता है रवि बटोर लेता है। रवि माने सूरज, सूरज बटोर लेना मतलब जमा कर लेना, इकट्ठा करवा लेना। सदा सवेरा होने पर, सुबह हो जाने पर। हालांकि सच्ची बात तो यह है कि ये जो चांदनियाँ हैं कई वहाँ पर बटोरी नहीं जाती है, वह तो आकाश में ही, अंबर में ही रहती है। पर परिस्थिति ऐसी होती है कि सूरज के प्रखर तेज के कारण, प्रखर उसके प्रकाश के कारण हमें अंबर में चांदनियाँ नजर नहीं आती है। और इसलिए कवि कहते हैं कि रवि आने पर, सूरज आने पर क्या हो जाता है, वह जो मोती जैसे बिखरे हुए चांदनियाँ हैं वह सारी चांदनी क्या हो जाती है, जैसे कि ऐसा लगता है कि किसी ने उसको बटोर कर एक तरफ रख दिया हो, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जब ये वापस फिर हमें कब दे जाता है, ये जो सूरज है, ये सूरज सुबह आकर तो बटोर लेता है, पर जब वो चांदनियों को हमें वापस दे जाता है, कब दे जाता है, विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। संध्या समय जब आता है, जब उसके डूबने का समय आ जाता है, तो वह वापस फिर से उन चांदनियों को बिखेर देता है। ऐसा कवि कल्पना रूप से हमें कह रहे हैं। पर अभी मैंने आपको बताया कि हालांकि ये चांदनियाँ कई बटोरी नहीं जाती है, वो वही स्थानों पर ही होती है,
पर सूरज के प्रखर तेज के कारण, प्रकाश किरण के कारण वो हमें सुबह दिन में नज़र नहीं आती है। और जैसे ही सूरज का प्रकाश कम ढलता जाता है, कम होता जाता है और पूरी तरह से रात हो जाती है, उस समय हमें फिर से अंबर में चांदनियाँ नजर आती है। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और फिर से शाम होने के बाद, शून्य मतलब पूरा अंधेरा होने के बाद, फिर से वही चांदनियाँ फिर से खुशी से वहाँ पर फूलती है, वहाँ पर दिखाई देती है। और फिर से वह अपने तनु मतलब अपने शरीर को वहाँ पर सजावट करके, वहाँ पर श्रृंगार करके वो फिर से चमकने की कोशिश करती है। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि नया रूप छलकाती है। नया रूप के रूप में, जैसे कि आज का दिन गया, रात होने के बाद वही चांदनी नजर आएगी, पर जो कल दिखा वो आज की रूप में नहीं दिखेगा, क्योंकि आज नया रूप है। जिस तरह से हम हमारा पहराव बदलते हैं, आज कोई दूसरा शर्ट पहना है तो कल और दूसरा पहनेंगे, क्योंकि ये प्रकृति की रचना है। बदलाव ये प्रकृति की रचना है। व्यक्ति, मनुष्य भी ये कार्य अगर करता है तो प्रकृति का तो वह सहज अवस्था से होने वाला कार्य है। इसलिए कवि ने कहा है कि ये नया रूप छलकाते हुए आती है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। अब यहाँ पर कवि राम जी की हमें स्थिति बता रहे हैं कि राम जी पंचवटी वृक्ष, मतलब पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्षों की छाया में। आज भी नासिक में पंचवटी करके स्थान है जहाँ पर श्री राम रुके थे। उस स्थान को आज भी महत्व माना गया है, मानते हैं। तो वही स्थान पर पंचवटी की छाया में क्या बना है? सुंदर पर्ण कुटीर बना। सुंदर, पर्ण का मतलब पत्तों से बना हुआ, कुटीर मतलब झोपड़ी बनी है। वहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास में जब गए थे तो हमें पता है कि वह कुटीर में मतलब झोपड़ी में रहते थे, और जो भी मिला वह खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो सुंदर पर्ण कुटीर बना है। वहाँ पर जो झोपड़ी बनी है वह ऐसी नहीं है, पर सुंदर सी है। वह भी निसर्ग के ही दिए हुए सारी चीज़ें हैं। पत्ते हैं, बड़े बड़े वृक्ष के यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बड़े पत्ते, छोटे पत्ते, इस तरह से लाकर उस कुटीर को सजाने की कोशिश की है। और इसलिए कवि कहते हैं कि सुंदर पर्ण कुटीर बना है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। और उसके पास ही एक स्वच्छ शिला है। शिला इसका अर्थ है कोई बड़ा सा पत्थर जिसे बैठने के लिए उपयोग हो सकता है, बैठा जा सकता है वहाँ पर। जिस तरह से हम आज के ज़माने में कुर्सी वगैरह का उपयोग करते हैं, उस समय जंगल में या फिर कई बाहर जब हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है, तो हम जहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाती है उस जगह पर बैठते हैं। पर यहाँ पर एक अलग रूप से व्यवस्था की गई है कि स्वच्छ शिला वहाँ पर है। शिला का अर्थ है छोटी पत्थर से बनी हुई ऐसे बैठने की जगह होती है, उसको शिला, बड़ा पत्थर जो है उसको शिला कहा जाता है। तो उस पत्थर पर, उस शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। एक ऐसा व्यक्ति बैठा है कि जो धीर वीर है, जिसके पास साहस है, जिसके पास वीरता है, जो निर्भय होकर बैठा है। निर्भीक, निर्भीक मतलब उसके मन में कोई डर नहीं है। हम जंगल में बैठे हैं, हमारे पास कोई कुछ भी साधन नहीं है, ऐसी कोई उसके मन में चिंता नहीं है। वो बिल्कुल निर्भीक मन से, निर्भयता से वहाँ पर बैठा है। ऐसा एक धीरवीर व्यक्ति वहाँ पर बैठा है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कौन है ये व्यक्ति? जो सारे लोग आराम से सोए हुए हैं, और ये एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जो उस शिला पर बैठकर आराम से बैठा है और प्रकृति का वर्णन, यहाँ पर प्रकृति को निहार रहा है, प्रकृति के दृश्यों को निहार कर वहाँ पर बैठा हुआ है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये जो है, यह कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ये योगी है। ये योगी होने के कारण वह क्या कर रहा है? प्रकृति से कुछ चीज़ें लेने की कोशिश कर रहा है। ये कोई काम वासना से प्रेरित हुआ व्यक्ति नहीं है। तो यह व्यक्ति
प्रकृति से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, प्रकृति का सौंदर्य अपने आंखों में भरना चाह रहा है, ऐसा यह व्यक्ति है। और वह व्यक्ति, वह जो है वह धीरवीर व्यक्ति है, वह निर्भीक व्यक्ति है। इस तरह से इस कविता का यहाँ पर चांदनी रात का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। आपको यह कविता समझ में आएगी ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि सरल भावार्थ है। और यह भावार्थ के कारण जब तक हमें पंक्तियों का अर्थ समझ में नहीं आता तब तक कविता हमें समझ में नहीं आती। और प्रकृति का जो भी वर्णन यहाँ पर दिया गया है वह सीधे शब्दों में दिया है, इसलिए वो वर्णन मैंने आपको समझाया है। अब आप सारे छात्रों शब्द, कठिन शब्द के अर्थ पाठ कविता के नीचे दिए गए हैं, वह भी अपने कॉपी में लिखना है। और उसके बाद अपनी कॉपियों में जो भी नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों के उत्तर लिखकर अगर हमें भेजेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से चेक करके वह जो गृहपाठ जिसको हम कहते हैं वह पूरा हुआ ऐसा मानेंगे। और इस तरह से पहली कविता और दूसरा पाठ जो है बिल्ली का बिलोंगड़ा, वो आपको मैंने पहले ही दिया गया है। अब रही बात पूरक पठन कबीर की, वह भी हम अगले इसमें लेंगे। तो पहले आप इसका कार्य पूरा करेंगे। चांदनी रात के कविता के नीचे दिए हुए प्रश्न उत्तर लिखने की कोशिश करो। अगर कोई आपको समझ में नहीं आने वाली चीज़ है तो वह आप पूछ सकते हो, आपका सारे शंकाओं का समाधान वहाँ पर किया जाएगा। धन्यवाद।